हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। सहसंबंध का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सहसंबंध का अर्थ समझा चुके हैं और सहसंबंध के कारणों को समझा चुके हैं। और बहुत अच्छा जो वीडियो था वो आपने पहले देख लिया होगा, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ओके, और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा अर्थ हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार पढ़ाने के बाद में उसको रिवाइज कर दो और फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लो। तो आज हम आपके लिए समझाएंगे, आपने देख लिया है कि किस तरह से सहसंबंध का अर्थ हमको समझाना है, सहसंबंध के प्रकार और सहसंबंध निकालने की विधियां, ये भी हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक और समझिए कि सहसंबंध है क्या। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सहसंबंध किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, अंग्रेजी में इसके लिए कोरिलेशन कहते हैं, सहसंबंध गुणांक भी हिंदी में इसके लिए हम कहते हैं। तो देखो, सहसंबंध का अर्थ जब लिखने के लिए आए तो देखो यहां से न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कार्ल पियर्सन की विधि जो होती है उससे न्यूमेरिकल्स पूरा जरूर आने का संभावना बना रहता है, एवरी ईयर बना रहता है। ओके, और इस साल भी संभावना है कि कार्ल पियर्सन की विधि 100% आएगी, लेकिन थ्योरी में भी इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। ओके, तो जो भाई न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, वहां से आप कर रहे होंगे, कुछ हम भी अपने चैनल पर डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन किया उनके लिए तो प्रॉपर करा ही रहे हैं। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा मैं ये सजेस्ट कर दूं कि इसकी थ्योरी जब आएगी तो आपके लिए जो हेडिंग्स है टू द पॉइंट लिखनी है, क्योंकि सहसंबंध बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं भाई सहसंबंध का अर्थ क्या है। सहसंबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, सह प्लस संबंध। सह का मतलब साथ साथ, और संबंध का मतलब होता है एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो सहसंबंध कुछ और नहीं है, दो पदमालाएं दी हुई हो, पदमाला का मतलब अब तो समझ ही गए होंगे, यानी दो कोई संख्याएं दो सीरीज में दी हुई हैं, जैसे एक एक्स में दी हुई है, वाई में दी हुई है, यहां 2, 8, 15, 21, 26, 35, और इधर भी दी हुई हैं 9, 17, 27, 31, 40, 46, इस तरह से। अब x और y ये दो संख्याएं दी हुई हैं, इनको हम दो पदमालाएं कहेंगे। कौन कौन सी कहेंगे, x और y। जब एक में वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ दूसरे में भी वृद्धि हो रही है, यानी एक बढ़ता जा रहा है तो दूसरा भी बढ़ता जा रहा है। वो चीज अलग है कि वो कंबल रेशो से बढ़ रहा है, यानी एक समान नहीं बढ़ रहा है। तो इन दो पदमालाओं में आपस में कोई ना कोई संबंध होगा, उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोरिलेशन। को का मतलब होता है साथ, और रिलेशन का मतलब कोई ना कोई संबंध, यानी साथ साथ संबंध को ही हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। जैसे कौन कौन से संबंध होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में शिक्षा माता पिता अच्छी ग्रहण किए हुए होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये क्या है, एक रिलेशन है। जिन माता पिताओं की लंबाई अच्छी होती है उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबाई में ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, कोरिलेट हैं। जैसे जैसे पति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे पत्नी की भी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे पिता की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनके बच्चों की भी आयु बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें क्या होती हैं, कोरिलेट होती हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इसको हम कहते हैं सहसंबंध। अब सहसंबंध के प्रकार कितने हैं, ये मेन टॉपिक है आज का, कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो भाई सहसंबंध के प्रकार के लिए मैं बताता चलूं कि पहला जो प्रकार होता है वह होता है धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है, धनात्मक सहसंबंध का मतलब है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक या धनात्मक। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। जैसे ये दो सीरीज दी हुई हैं, इनमें एक की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी की भी उसी के साथ साथ में बढ़ती हुई चली जा रही, यानी एक पर जो प्रभाव पड़े सेम वैसा ही प्रभाव दूसरे पे भी पड़े, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध से आशय उस संबंध से है जिसमें एक सीरीज में, एक वस्तु में, एक व्यक्ति में गुणों के साथ साथ में दूसरे में भी सेम वैसे ही परिवर्तन होते जाएं। कम और अधिक मात्रा तो हो सकती है, लेकिन परिवर्तन उसी दिशा में होते हुए चले जाएं, इसे हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है ऋणात्मक सहसंबंध। ये ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब है कि जैसे दो सीरीज दी हुई हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अरे ये आयात निर्यात है, ऐसे समझ लो, आयात और निर्यात। ठीक, किसी देश का आयात और निर्यात है,
बहुत अच्छा समझ में आएगा इससे। आयात निर्यात के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना था। अगर इस तरह के आंकड़े दिए हुए हैं इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, आयात भी बढ़ रहा है तो निर्यात भी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं पर कहीं ऐसा दिया हुआ हो, कैसा कि वो ऊपर लिखा हो 26, फिर 24, फिर 23, फिर 13, फिर 9, फिर 4, तो क्या होता है, ये सहसंबंध कैसा हो गया, आयात बढ़ रहा है और निर्यात लगातार घटता चला जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध तो है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो संबंध तो है, यानी जितना हम आयात बढ़ा रहे हैं निर्यात उतना ही कम होता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सहसंबंध तो है, लेकिन यहां पर कैसा है, ऋणात्मक है। एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, 100% क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ये जरूर कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अच्छी पढ़ाई कहीं से भी जरूर करिए, क्योंकि बीकॉम जीवन में दोबारा करने को नहीं मिलेगा। और इसके न्यूमेरिकल्स हुए या पूरी सांख्यिकी के न्यूमेरिकल्स हुए, यूट्यूब पे 10 जगह पर चैनल पे अगर ढूंढोगे तो कहीं से किसी टीचर ने कुछ क्वेश्चन उठाया डाल दिया, कहीं से किसी ने डाल दिया। एक प्रॉपर वे में अगर सीखना है तो कहीं ना कहीं आप कोचिंग जरूर से हेल्प ले लीजिए थोड़े समय के लिए, ओके, क्योंकि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए अगला हम समझाते हैं। तीसरे नंबर का होता है रेखीय सहसंबंध। ये रेखीय क्या होता है, रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे यही जो आयात और निर्यात है, पता चला कि यहां पर 10 है, यहां पर 6 बढ़ा और यहां पर भी 16 हो गया, यहां पर 7 बढ़ा और यहां पर 23 हो गया, यहां पर 16, 15 और 6 21 हुआ, 23 और 6 कितना 29 हुआ। तो कुल मिलाकर के जैसी जैसी वृद्धि यहां पर होती चली जा रही है, सेम वैसी ही वृद्धि यहां पर भी होती चली जाए, तो इसे हम कहते हैं क्या, रेखीय सहसंबंध। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे यहां पर 23 की जगह पे 22 भी हो सकता है, यहां पर 21 भी हो सकता है, यहां पर 14 भी हो सकता है, यहां पर 29 की जगह पे कितना 27 भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और या अगर एक बराबर होगा तो इस तरह से भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस संबंध को कहते हैं हम रेखीय सहसंबंध। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पर वक्रीय सहसंबंध। वक्रीय सहसंबंध, ये वक्रीय सहसंबंध क्या होता है, वक्रीय का मतलब यहां बकरी से बिल्कुल नहीं है, कहीं समझ जाओ कि बकरी को बोल रहे हैं सर जी, नहीं। वक्रीय का मतलब होता है कि कोई भी, मान लीजिएगा ये आयात चल रहा है और पता चले कि ऊपर निर्यात है, तो निर्यात का अगर डायग्राम बने तो कोई ऐसा करके बने, ठीक। तो जब बीच में किसी चीज की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए उसको हम कहते हैं वक्रीय सहसंबंध, ठीक है। तो वक्रीय सहसंबंध का मतलब यहां पर सीधा सा ये है कि जैसे यहां 10 थे, यहां 14 थे, यहां एकदम 34 हो गए, यहां पर कितने 44 हो गए, यहां पर फिर से 18 रह गए और यहां पर 14 रह गए। तो ये एक वक्रीय आकृति में बनेगा, क्योंकि ये तो एक निश्चित सीमा से चल रहा है, एक निश्चित लाइन में चल रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा, फिर बड़ा और ज्यादा बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया। तो ये हमारा क्या वक्र का रूप लेगा, इस तरह का रूप लेगा, ठीक है, इस तरह का रूप लेगा, ठीक। यानी एक तो समान चल रहा है और दूसरा इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वक्रीय सहसंबंध। और इसके बाद में अगला जो सहसंबंध आता है 5वें नंबर, पहली चीज तो यह है कि चारों समझ में आ गए। धनात्मक का मतलब है कि एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी 100% वृद्धि होगी, ठीक, लेकिन थोड़ी कंबड़ हो सकती है। ऐसे सहसंबंध को हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक का मतलब कहते हैं एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में घट रही, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे मान लीजिएगा कि वस्तुएं हैं, ठीक, बाजार में मैंने पहले ही बदला, फल हैं और उनकी क्या है, मांग है, ठीक, फल और मांग। पता चले कि फल महंगे होते जा रहे हैं, ठीक, जब महंगे होते जाएंगे यानी इनके दाम बढ़ते जाएंगे, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, तो इनकी मांग थी जो 10 थी वो 8 रह जाएगी, 7 रह जाएगी, 6 रह जाएगी, 4 रह जाएगी। यानी जितने दाम बढ़ेंगे उतनी ही मांग उल्टी हो जाएगी, यानी घटती चली जाएगी। इसको कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक, एक बढ़े दूसरा घटे। अभी तो मैं न्यूमेरिकल जब सिखाऊंगा तो 100% आप देखते ही समझ जाया करोगे कि इसमें माइनस में आंसर आएगा या प्लस में आएगा, ठीक है।
अगला होता है रेखीय सहसंबंध। रेखीय का मतलब है जैसे जितना जितना अंतर यहां पर होता गया उतना ही उतना अंतर मिलता जुलता यहां पर होता जाए। वक्रीय सहसंबंध का मतलब है कि पहले बढ़ेगा और बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, फिर तेजी से घटेगा भी। ये नहीं घट रहा है लेकिन इसमें बढ़ेगा और घटेगा भी। तो एक इस तरह घंटी जैसी आकृति बन के आएगी ग्राफ में अगर बनाओगे तो। ये हमारा होता है कौन सा, वक्रीय सहसंबंध। और इसके बाद में होता है सरल बहुगुणी सहसंबंध। सरल बहुगुणी सहसंबंध का मतलब यहां पर होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोरिलेशन इस तरह का होता है कि उसमें बहुत सारे जो गुण है वो मैच करते हुए चलते हैं। जैसे शरद का जैसे मौसम आता है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है, और जब चाय की डिमांड बढ़ती है तो दूध की भी डिमांड बढ़ जाएगी, और चीनी की भी डिमांड बढ़ जाएगी, अदरक की भी डिमांड बढ़ जाएगी, गैस की भी डिमांड बढ़ जाएगी, डिस्पोजल गिलास है या मतलब जो बर्तन है उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, बैठने उठने की जगह की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनको कहते हैं सरल और बहुगुणी सहसंबंध। यानी एक चीज के बढ़ने से, यानी एक यहां पर तापमान मान लीजिएगा घटता जा रहा है, ये माइनस में, जैसे यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि तापमान अगर घटता हुआ चला जाए, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 35 रह गया, यहाँ पर 28 रह गया, यहाँ पर 24 रह गया, यहाँ पर 13 रह गया, यहाँ पर 10 रह गया, यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ पर 8 रह गया, तो जो चाय की डिमांड है वो सीधे बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी जितना पारा गिरेगा चाय की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो एक के कारण कई चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो उनको हम सरल और बहुगुणी सहसंबंध में लाते हैं। इसके बाद में है छठे नंबर पे आंशिक सहसंबंध। ये भी एक प्रकार है आंशिक सहसंबंध। यानी इसमें क्या होता है आंशिक सहसंबंध में, इसका जो आंसर है वो लगभग में +20 से 0.20 से माइनस का 0.20 के आसपास में होता है, जिसको हम कहते हैं आंशिक सहसंबंध। यानी इसमें एक वस्तु का दूसरे से कोरिलेशन तो होता है, संबंध तो होता है, लेकिन अंतर बहुत थोड़ा पड़ता है, इसे हम कहते हैं क्या, आंशिक सहसंबंध। ठीक है, तो आंशिक सहसंबंध का मतलब सीधा सा उस संबंध से है जिसमें प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन एक कम मात्रा में पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं आंशिक सहसंबंध। इसके बाद में आता है 7वें नंबर पे शून्य सहसंबंध, और 7 ही प्रकार हैं इसके। शून्य सहसंबंध, शून्य सहसंबंध का मतलब यहां पर निरर्थक सहसंबंध से भी लगाया जाता है। यानी कभी कभी दो ऐसे पदमालाएं उठा ली जाएं जिनमें एक दूसरे में कोई मतलब ही ना हो, या जहां पर कोरिलेशन निकले ही ना, सहसंबंध बने ही ना, तो उसके लिए हम कहते हैं शून्य सहसंबंध। जैसे नमक का यूज हर व्यक्ति करता है, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, कितना भी सस्ता हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा आप खा ही नहीं सकते हो। ओके, मिठाई खा सकते हो, नमक नहीं खा सकते हो। अगर नमक बहुत महंगा हो जाए तो कम भी नहीं खा सकते हो। तो वहां पर जो कोरिलेशन होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बारीकी से अध्ययन करेगा तो वो क्या, आंशिक सहसंबंध निकल करके आएगा, मतलब बहुत थोड़ा सा। लेकिन देखा जाए तो शून्य सहसंबंध निकलने के भी वहां पर पूरे चांसेस होते हैं, यानी कोई प्रभाव नहीं, महंगा हो सस्ता हो नमक उतना ही खाया जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, व्यक्तियों की आदत होती हैं। जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं, कितना भी धूम्रपान का जो मटेरियल है वो महंगा हो जाए, उनकी डिमांड वही रहेगी, घटना नहीं चाहती है। और यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि किसी देश में गेहूं का उत्पादन और चमड़े का निर्यात, इन दोनों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करो, मतलब ही नहीं होता है कि दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो। क्या होता है, हमारे जैसे भारत है, भारत देश में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, चमड़े से क्या लेने देना उसका, लेकिन दोनों में कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे, नहीं निकल सकता है। हमारे देश में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है और बीमार लोगों की संख्या के बीच में, यानी सड़कों की संख्या और बीमार लोगों के बीच की संख्या के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाए, कोई नहीं निकल पाएगा। क्यों, जो व्यक्ति बीमार है उसे सड़कों पे जाने की फुर्सत कहाँ है। तो आपस में ऐसा थोड़ी नहीं कि सड़कें बहुत ज्यादा हो गई तो व्यक्ति बीमार बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम बीमार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब्जेक्ट्स जिनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, उन्हीं को हम कहते हैं शून्य सहसंबंध या निरर्थक सहसंबंध। और अगला है निरर्थक। तो निरर्थक और शून्य मैंने एक में समझा दिए, 8 प्रकार से ज्यादा जो सहसंबंध के प्रकार हैं वो नहीं है। अब इसके बाद में अगला शुरू होता है सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके तुरंत बाद फिर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करा देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम सिर्फ अच्छे न्यूमेरिकल्स पेड वालों के लिए हम पहले देंगे, इसके बाद में टाइम मिलेगा तब हम यूट्यूब पे आएंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहता हो तो बहुत कम फीस में
आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिस का नंबर 9719811101, ये ऑफिस का नंबर है जहां से जानकारी भी ले सकते हो, ओके, और ज्वाइन कर सकते हो। तो अगला होता है कि हमारा सहसंबंध का अर्थ की जगह पे सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। भाई कौन कौन से मेथड्स हैं सहसंबंध ज्ञात करने के, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। देखिए बुक में तो क्रम इधर का उधर दिया हुआ होगा, क्यों दिया हुआ होगा कि बुक जो चलती है वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन मैं यहां पर जो समझाऊंगा वो न्यूमेरिकल जो हम पढ़ रहे हैं उस दृष्टि समझाऊंगा कि जिससे यहां का भी तैयार हो जाए और प्लस न्यूमेरिकल की ओर भी पूरा पूरा ध्यान हो जाए। तो सबसे पहली जो होती है कार्ल पियर्सन की विधि होती है, कार्ल पियर्सन विधि। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा फार्मूला लगता है जो न्यूमेरिकल्स में हम सिखाएंगे, R बराबर सिग्मा dx dy वाला। तो यहां पर कार्ल पियर्सन विधि पहली विधि है जिससे हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं। दूसरी स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि, ठीक है, ये दो विधियां एग्जाम में आती हैं, तीसरी विधि जल्दी नहीं आती है। ठीक, इन दो से ही न्यूमेरिकल नहीं बच पाते हैं, और इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि एक बड़ा पार्ट आपका तैयार हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा 90% जो आती है वो आती है कार्ल पियर्सन विधि। 85, चलिए 19 लिखेंगे तो 85% ये वाली विधि आती है। ठीक, और लगभग में 10% मान लीजिएगा ये विधि आती है, और 5% में अदर विधियां होती हैं। तो मेरी दो मेन विधियां हैं। स्पेयरमैन ने क्या किया है कि कोटि अंतर का मतलब है कि ये रैंकिंग मेथड से यहां पर निकलता है, एक फार्मूला लगता है, रैंकिंग मेथड से ज्ञात करते हैं। कार्ल पियर्सन जो विधि होती है उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा फार्मूला लगा करके और उसमें अंडर रूल भी निकालना पड़ता है। तो ये दोनों फार्मूले पर बेस्ड हैं। चलिए तीसरी जो विधि है हमारी वो है बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि, इसमें क्या होता है, बिंदु रेखीय विधि में जो है ग्राफ का सहारा लिया जाता है, उससे पता चलता है कि कोरिलेशन कैसा है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे विक्षेप बिंदु विधि या विक्षेप चित्र विधि, विक्षेप चित्र विधि, ये वो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम ग्राफ पर या कोई मान लीजिएगा कि चित्र वगैरह बना करके और ये प्रदर्शित करते हैं। अब जो 5वां नंबर है वो होती है संगामी विचलन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें केवल चिन्हों को देखा जाता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है संगामी विचलन विधि के लिए। ठीक है, और इसके बाद में जो छठे नंबर पे है वो है न्यूनतम वर्ग विधि। ठीक है, यहां से भी कोरिलेशन को ज्ञात किया जाता है। तो हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे कि जो सबसे अच्छी जो तैयारी करनी है वो इन दो की करनी है, 1, 2 और न्यूनतम वर्ग रीति की। ठीक है, और अगर 7वें नंबर पे भी अगर आप तैयार करना चाहोगे तो एक विधि और होती है, और वो होती है सहसंबंध सारणी। सहसंबंध सारणी, ठीक है, इस विधि से भी, सारणी से भी, सारणी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए, सारणी, इस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये विधियां हैं किसकी, सहसंबंध ज्ञात करने की। ठीक है, तो अगला जो अगला जो वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।